अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। आज शेख रशीद साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दुआ गो हैं कि ये तीनों शख्सियात जल्द अज जल्द सेहतियाब हों, लेकिन इसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से एक तजवीज़ दे रहे हैं कि क्या बेहतर ना होगा कि कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए सियासी सरगर्मियों को तर्क कर दिया जाए, क्योंकि ये सियासी सरगर्मियां सिर्फ सियासी रहनुमा ही नहीं बल्कि सहाफ़ी, कैमरामैन, ड्राइवर्स और ऐवानों के अमले का भी इससे मुतासिर होने का खदशा है। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज एक बार फिर कौम से मुखातिब हुए और उन्होंने आवाम से एहतियात की अपील करते हुए कहा कि जुलाई या अगस्त में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जरूरी इक़दाम के बजाय सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना ही काफ़ी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इससे पहले भी कई बार अलार्मिंग सिचुएशन के हवाले से आवाम को आगाह कर चुके हैं। क्योंकि वबा इस कदर तेजी से फैल रही है कि फ्रंट फुट पर अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने वाले हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और दीगर रजाकार अमला भी इससे महफूज नहीं रहा। डॉक्टर जफर मिर्जा का बताना है कि हमारा 3% सेहत का अमला इस वायरस का शिकार हो चुका है, जबकि YDA और PMA हमें बार बार मुतनब्बे कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी और हमें सड़कों पर ही इलाज करना होगा, जिससे सेहत का निज़ाम बुरी तरह से कोलैप्स होने का खदशा भी है। और आखिर में आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने बजट IMF की सिफारिशात की रोशनी में बनाने का फैसला किया है। ये फैसला किस कदर दुरुस्त साबित होगा तो बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। कामरान, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ नज़ीर लगारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और सिद्रा इकबाल साहिबा सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो चूँकि प्रोग्राम की इब्तिदाई में हमने सबसे पहले बात की 3 अहम शख्सियात के हवाले से कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, इन तीनों शख्सियात में कोरोना वायरस का जो उसका जो केस है वो पॉजिटिव आया है। इनकी जो कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट्स हैं वो मुस्बत आई हैं। लिहाजा इन तमाम तर अहम शख्सियात के कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या बेहतर होगा कुछ अरसे के लिए हम सियासी सरगर्मियों को बंद कर दें, ये सरगर्मियाँ बंद हो जानी चाहिए। कामरान, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आगाज में भी कहा कि ये सिर्फ सियासी सरगर्मियां सियासी रहनुमाओं तक ही महदूद नहीं है, इससे इर्द गिर्द बहुत से लोग मुतासिर होने का खदशा है। तो ये बेहतर होगा कि आने वाले दिनों में कुछ वक्त के लिए हम इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जरा बंद कर दें। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो सियासी एक्टिविटीज हैं, बल्कि कोई भी जो गैर ज़रूरी इज्तिमा है या जिसकी वजह से किसी भी तरह से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खतरा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल सस्पेंड कर देनी चाहिए। और ख़ास करके चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बात एक हद तक मान लेते हैं कि जी वो मईशत को एक लंबे अरसे तक बंद नहीं कर सकते, उससे कारोबार मुतासर होता है। चलें, आपने कारोबार खोल दिया, लेकिन सियासी सरगर्मियों से तो कारोबार मुतासर नहीं होता, उससे लोगों के रोज़गार तो नहीं जुड़े हुए। ये एक ऐसा पहलू है कि जिस पर यकीनन आप गौर कर सकते हैं। और अब जिस तरीके से आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि कोई शायद ऐसा सेगमेंट बचा नहीं है, अगर सियासतदानों से लेकर के इवन जजेस, मीडिया के अंदर हर जगह ये अगर कोरोना वायरस फैल चुका है, तो हमने देखना है कि अगर हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, वो कौन सी एक्टिविटीज है जिनको महदूद किया जा सकता है। और सियासी सरगर्मियों की जब आप बात कर रही हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि पार्लियामेंट के इजलास वो हैं, सूबाई असम्बलियों के इजलास हैं, और सबसे अहम जो इशू है कि अब अगले हफ्ते बजट पेश होने जा रहा है, बल्कि इसी हफ्ते बजट पेश होने जा रहा है फ्राइडे को। तो क्या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या कौमी असम्बली में जो रवायती तौर पर बजट पेश किया जाता है, क्या उसी तरीके से बजट पेश होना चाहिए, क्या उसी तरह का सेशन कॉल होना चाहिए? सेशन तो ऑलरेडी कॉल कर लिया गया है, या फिर उसको वर्चुअल आप सेशन कॉल कर लें, या बजट, मेरे ख्याल में ये गैर मामूली सूरत हाल है। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वजीर हैं, अगर वो बजट पेश करना चाहते हैं तो कौम से खिताब भी वो कर सकते हैं, मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और जितनी वल्नरेबल हैं अब हर शख्स, तो मेरे ख्याल में इसको कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो लॉकडाउन अगर नहीं कर सकते तो इस तरह की जितनी एक्टिविटीज हैं उन पर फिल फॉर पाबंदी कर देनी चाहिए, ताकि इसके फैलाव को किसी हद तक तो रोका जाए ना। अच्छा, देखिए साहब, आपकी तरफ इसलिए आऊंगी कि
फील्ड में रहते हुए आप भी अपने काम अपने मुंह सर अंजाम दे रहे होते हैं, और आप एक सहाफ़ी नहीं, आपके साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरामैन होते हैं, DSNG ऑपरेटर्स होते हैं। तो बेहतर ना होगा कि आने वाले दिनों के लिए हम ज़रा मुअत्तल कर दें, इन सियासी सरगर्मियों को बंद कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अभी नहीं, ये चीज़ें तो बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी। और मैंने देखा था कि स्टार्टिंग में जो है वो PID में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो सिर्फ PTV होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये सारी चीज़ें खोलनी शुरू कर दी, एक्टिविटीज़ शुरू होगी सियासी। ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कामरान ने बिल्कुल सही कहा कि चलो कारोबार कुछ ऐसे हैं कि खोलें जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन सियासी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये जो ट्विटर के ऊपर भी बयान देते हैं या बयानबाजी, बयान पे बयान आ जाते हैं, ये भी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो है वो एनालिस्ट को आके काम करना पड़ता है, या डेस्क पे जो एडिटर्स बैठे हैं उनको आके काम करना पड़ता है। तो चीज़ों को आसान किया जाए। जैसे इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर में कहा कि हम सबको इसके साथ मिल के लड़ना है, तो भाई मिल के तभी लड़ेंगे जब कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जिसके ऊपर अमल हम लोग करेंगे और घरों से नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कामों की वजह से घरों से बाहर निकलना पड़ता है। आपने देखा कि अब मीडिया के अंदर भी जो है वो कोरोना के केसेस आ गए हैं, असेंबली हॉल तक पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हर जगह कोरोना मौजूद है। हमारे आसपास कोरोना ज़्यादा लोग, एसिम्प्टोमेटिक लोग फिर रहे हैं। तो जितनी सियासी एक्टिविटीज़ इस वक्त कम की जा सकती, बल्कि उनको एक हॉल्ट पे ले आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को चाहिए, बड़ी जमात है, अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दें, ख़त्म कर दें। पीपल्स पार्टी, PTI कुछ अरसे के लिए, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि ये जुलाई और अगस्त तक ये चीज़ चलेगी, तो बिल्कुल मिड अगस्त तक पाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। जिस तरह अभी बजट आने वाला है, अगर ये बजट का सेशन लाजमी है, आइन के मुताबिक इनको कौमी असम्बली में ही करना चाहिए, तो इनको चाहिए कि कौमी असम्बली में जो सीटें स्प्रेड कर दें। गैलरीज खाली पड़ी हुई हैं, गैलरीज में भी बंदोबस्त कर दें कि वहाँ पे जो मेंबरान हैं वो बैठ जाएंगे। डिस्टेंस का ये जो है वो फॉलो करें कि उसको सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद मास्क पहनना लाजमी हो। तो ये जल्द अज जल्द इसको निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिन मुझे खुद बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं, क्योंकि जिस तेज़ी से ये पिछले दिनों में कोरोना फैला है और आजकल हमारे इर्द गिर्द लोग जो है वो कोरोना वाले फिर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि सियासी एक्टिविटीज़ को इस वक्त बिल्कुल रोक देना चाहिए। सिद्रा, आपकी क्या है इस पर? ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनका कम होना या एक तरीके से बंद हो जाना बेहतर होगा आने वाले वक्त के लिए? Zaryab, thank you for taking me on for this very very important subject। जिस तरह के आप कह रही हैं, इस वक्त कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं है जो कोरोना से मुतासर नहीं हुआ, और हम तो वक्तन फ़वक्तन यानी एवरी डे बेसिस पे हम ये सूरत हाल को देख रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी वॉक द टॉक नाउ। देखिए, हमारे आला हुकाम, ये सियासी रहनुमा जब बात करते हैं लोगों से एहतियात करने की, ऑन दी अदर हैंड अगर आप खुद स्ट्रीट पे खड़े हैं, अगर आप लोगों से खिताब कर रहे हैं, 15 माइक आपके इर्द गिर्द हैं, मीडिया आपको कवर करने के लिए जॉक दर जॉक आ रहा है, इट इज़ नॉट मेकिंग एंड इट इज नॉट गिविंग द राइट सिंबल। आपने खुद देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का मामला था, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, तो ना सिर्फ नफरी और नैब के हुकाम साथ साथ घूम रहे थे, बल्कि आपने देखा कि मीडिया भी उसको फॉलो कर रहा था। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा के जो बयान थे उसको लोग फॉलो करने के लिए पहुंचे हुए थे। इट इज जेपरडाइजिंग पीपल्स लाइव्स। एंड जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं पर्सनली इसको, जब व्हेन आई एम वॉकिंग द टॉक, एवरीबडी कैन डू दैट। सियासी सरगर्मियाँ लोगों तक, आवाम तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना ये आपका जमहूरी हक है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि बहुत सारी चीज़ें ज़रियाब जो पूरी दुनिया का अब गिवन हो चुकी थी, लोगों ने बड़े अच्छे और बड़े मजबूत तरीके से, बड़े मौसर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने लोगों को मुतारिक किया हुआ है, उनसे राब्ता कायम रखा हुआ है। हम क्यों समझते हैं कि हमें पर्सनली हलकों में जाने की ज़रूरत है, लोगों से बाज़ाब्ता मिलने की ज़रूरत है? मुझे तो इस बात पर भी हैरत हुई थी कि प्लेन क्रैश के बाद कुछ सियासी जमातों की ये तवक्को भी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को साइड पर आके लोगों से मिलना पड़ेगा। देखिए, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोविड-19 के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं। And the earlier we accept this and the more prepared we are। सिर्फ ये कह देना कि जी अभी हमारी पीक आने वाली है, चीज़ें बड़ी ख़राब हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे सियासी रहनुमाओं को ना हम मास्क पहनता हुआ देखते हैं, ना वो समाजी दूरी इख्तियार करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो अगर कॉल दें प्रेसर की तो 20 से 25 जर्नलिस्ट उनको कवर करने पहुँचे, कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है एंड देयर नीड्स टू बी अ स्टॉप टू इट। एग्जैक्टली जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी जगह हम लोग वहाँ पर इसकी एहतियात कर सकते हैं, बहुत सारी हमने आगे SOPs भी दे दिए, तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट में भी उसी तरह के SOPs जो हैं वो लागू होते हैं, और ये जो जितनी भी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हैं उसको भी उसी के मुताबिक हम ढाल सकते हैं। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए ये सियासी सरगर्मियाँ बंद कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए?
देखिए, हर चीज में बिल्कुल 100% तो किसी चीज को भी आप मुअत्तल कर दें तो आपकी लाइफ जमूत का शिकार हो जाएगी। आफ्टर ऑल रियासत का काम चलना है, लेकिन यह है कि गैर जरूरी सरगर्मियां तो आप कम कर सकते हैं। शेख साहब का मसला था कि वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, उनके सामने 26 माइक पड़े हुए, खुदा जाने किस किस ने मुंह लगाया हुआ था उस माइक को, और इनके पास जब पहुंचा है तो कितना इन्फेक्टेड था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि शेख साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? और फिर ये जो जहाद शुरू किया हुआ था हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, अभी ये शहबाज शरीफ वाला केस लेके ही, और भाई आप बैठे आराम से अपनी ऑब्जर्व करें, सारे एहतियाती तदाबीर रखें, और स्टेटमेंट अगर देनी है तो लिख के वहां से भी अपने ऑफिस से, घर से कहीं से दे दें। मसला ये है कि हमने अपने जोश में कोई कमी नहीं की। कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन वो उसी तरह जैसे एक आप कह लीजिए कि गैर यकीनी सी सूरत के आप समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं पकड़ेगा कोरोना, लिहाजा आप लगे रहे उस काम पे। ये रवैया बहुत गलत है। ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना सबके लिए एक है, बराबर है, और वो किसी को भी छोड़ता नहीं। लिहाजा हर किसी के लिए एहतियाती तदाबीर, अपनी एक्टिविटी कम करना, अपनी मूवमेंट कम करना, अपना फासला रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये एप्लीकेबल है हर शख्स के लिए। इससे सियासतदान बरी जिम्मा नहीं है या लीडर को बरी जिम्मा नहीं है, तो वो क्यों इस तरह हमें हर वक्त करते थे और बयानबाजियां करते नजर आते हैं, जो कि गैर जरूरी। और कार्य रियासत के लिए अगर कोई ऐसी जरूरी चीज है तो वो तो समझ रखती है। फिर उसमें भी अब जैसे आपने बजट का अभी बात कर रहे थे, कामरान बात कर रहे थे बजट की। बजट जब आपने सुनाना है तो उससे पहले आपके पास टाइम ही टाइम है कि आप अरेंजमेंट कर लें किस तरह। पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी आप कम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सिर्फ वो लोग जो उसमें बोलेंगे वो वहां पे जमा हो जाए। ये तरीकाकार वजह करना एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और आप अगर ये अरेंजमेंट पहले से कर ले, सोच लें, अगर आप हमेशा वक्त से पीछे ही रहें और इवेंट्स आगे भागें और आप पीछे पीछे हों तो फिर वो प्लानिंग नहीं होती, बल्कि आप यू आर टेकन ओवर बाय द इवेंट्स और अल्टीमेटली फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हर आने वाले इवेंट के लिए पहले से प्लानिंग करें, लोगों की चेकिंग करें। किसी को भी अगर थोड़ा बहुत सिम्टम्स है तो उसको कहें कि जी आप बड़ा मेहरबानी ना आए यहाँ पे पार्लियामेंट में। और इसी तरह बाकी जगहों पे भी, और जिस तरह आप पार्लियामेंट में फैला के जितना भी लोगों को बिठा सकते हैं, हर पार्टी की नंबर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वहां कम कर दें, प्रोपोर्शनेट कर दें, और स्पेस ही स्पेस आपके पास होगी, और एक इजलास कर दें। क्योंकि इस पे बजट पे बहस भी आपने करनी है। ये नहीं है कि बजट एक आपने नेशनल हुकअप पे आके प्रेजेंट कर दें और खत्म हो गई बात। नहीं, इस पे तो बहस होनी चाहिए ना कि बजट जो है वो गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करना चाहिए कि ये चीजें आप बेहतर कर सकते थे, इसको करना है। लिहाजा उनके इकोनॉमिस्ट वगैरह जो है वो इजलास में मौजूद होने चाहिए। हर पार्टी के लोग जो इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं वो मौजूद होने चाहिए, लेकिन इनके लिए हर किसी को वहां पे शामिल करना जरूरी नहीं होगा। लिहाजा ऐसे अरेंजमेंट पहले से कर लें और पॉलिटिकल एक्टिविटी बेयर मिनिमम वही रखी जाए जो रियासत का काम चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, ठीक है। मतलब जो तमाम जरूरी एक्टिविटीज हैं जिनसे रियासत के अमूर मुतासर ना हो सके उनको किया जा सकता है। ये जो छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, छोटी मोटी मीडिया टॉक्स हैं, इनसे इज्तनाब किया जाए। पैनल की राय आपके सामने है कि बेहतर होगा कि कुछ वक्त के लिए हम ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उन्हें बंद कर दें, क्योंकि ये हमारे ना सिर्फ सियासी शख्सियात के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से बहुत बेहतर है, बल्कि उनसे जुड़ा जो दीगर अमला है वो भी इससे मुतासिर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि आज एक बार फिर आवाम से मुखातिब हुए और उन्होंने खबरदार किया कि जुलाई या अगस्त में मुल्क में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। खान साहब ने क्या बात की, वज़ीर आज़म साहब ने उस पर हम बात करें कि अगर अवाम एहतियात कर लें तो पाकिस्तान इस तबाही से बच जाएगा जो कि दीगर ममालिक में आई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि अगर एहतियात ना की तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन इस किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन से प्राइम मिनिस्टर हमें माजी में भी आगाह करते रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आज जरा सुनिए। ना की मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है। प्राइम मिनिस्टर का आपने बयान सुनना, और इस तरह से वो पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हमारे लिए कौन सा जो वक्त है वो अलार्मिंग हो सकता है, कहां पर हमें हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो इससे मुतासिर हो सकता है। आज एक बार फिर से वो आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि आपने किस तरह से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है, लेकिन ज़रूरी इक़दाम के बजाय कि सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना ही काफ़ी है। इस पर बात कर लेते हैं। सिद्रा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि सिर्फ आवाम को आगाह करना ही काफ़ी होगा या बेहतर ये भी होगा कि ज़रूरी इक़दाम फिलफौर उठाए जाएं?
स्पीकिंग सरियाब, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन दीज मैसेजेस। देखें, हमारे यहाँ अवाम की आप शऊर से वाकिफ़ हैं, आप उनमें कितनी आगही है इससे भी हम वाकिफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब जब भी बयान देते हैं, मुझे लगता है कि बयान की यानी उनके खिताब के शुरू में बात कुछ और हो रही है, फिर मिड ऑफ द बयान वो कोई और बात करने लगते हैं। पिछले ही उनके खिताब को अगर उठा के देख लिया जाए, वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे। वो बार बार हमें ये बावर करा रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन पे जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे मुतासर होगा, वो बदहाली का शिकार हो जाएंगे, वो भूख से मर जाएंगे। यहाँ तक बात की जाने लगी कि मैरिज हॉल्स को खोल देना चाहिए, SOPs होने चाहिए, दूसरी तरफ सयाही मुकामात को खोल दिया जाएगा। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, दूसरी तरफ आप ये इंदिया देते हैं कि शायद सयाही मुकामात को खोल देना या बलाई इलाका जात में जाके आप सैर सपाटा कीजिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर्स एंड फिगर्स की तरफ हम अगर देखते हैं, पहली जो 100 डेथ्स थी जरिया ऑफ कोविड-19 पाकिस्तान में होने के लिए, उसने 45 दिन लिए थे। तकरीबन 45 दिन में हम पहुंचे थे, बल्कि 50 दिन की आप बात कर लीजिए कि हमारी पहली 100 डेथ्स हुई थी कोविड-19 की। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में हम इस नंबर के करीब हैं। हर 15 मिनट के बाद एक कीमती जान ज़ाया हो रही है कोविड-19 से। अगर इस वक्त भी हम सिर्फ खतरे की घंटी बजाते रहे और उसके लिए हमने इक़दाम क्या करने, उसके लिए क्लियर रूट आपको देना पड़ेगा। अब हम घर में रहे तो मसला, दूसरी तरफ आप उसको कहते हैं कि नहीं मईशत के लिए आप बाहर निकल जाएं, तो कौन से वो लोग हैं? या तो हम इसको तबकाती फिरकों में हम बांट रहे हैं, हम कह रहे हैं फलाने शख्स की जान ज़्यादा कीमती है क्योंकि वो उसके पास वसाइल मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है, वो घर पे रहे। जो गरीब आदमी है क्योंकि उसने अपना पेट पालना है, वो घर से बाहर निकल जाए। तो क्या कोरोना इसमें तफरीक कर रहा है? यानी आप इस वक्त सूरत हाल देखिए कि आपकी जेब में पैसा भी हो तो कराची के तमाम अस्पतालों में इस वक्त आपके पास रेड अलर्ट है, आपके पास बेड्स ही मौजूद नहीं है। बड़े से बड़ा शख्स इस वक्त असर और रसूख सब इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है कि उसको वहां पे इलाज मुआवजे के लिए भेजा जा सके। सिर्फ खतरे की घंटी बजा देना मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी का सबूत है। हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह अभी आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, आप कनाडा की मिसाल देखिए, वहां पे फुटपाथ्स को ब्रॉडन किया जा रहा है, आइल्स को चौड़ा किया जा रहा है कि अगर हमने इसके साथ रहना भी है तो हम समाजी दूरी को इख्तियार करते हुए अपने रोजमर्रा के काम कैसे करेंगे। ऐसा कोई इंडिया, कोई स्टेप्स हमें अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा। हमने इस वक्त को भी बर्बाद किया। नोबडी इज एट द टॉप ऑफ द गेम। उल्टा आप ये कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से वापस आने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको भी आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, उनको भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीटली एक ऐसा लग रहा है कि अवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, खतरे की घंटी बजाई जा रही है, लेकिन कोई ठोस इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, मैं पिछले सवाल पर भी आऊँगी, तज्जिया लूँगी आपका, लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि इस पर आप अपना तबसरा पहले दें कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से आज बात की, उन्होंने एक बार फिर से मैं बताया कि जुलाई का महीना, अगस्त का महीना किस तरह से हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। पहले वो मई जून के हवाले से हमें डेट्स देते रहे। ये सिर्फ बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, या कोई ज़रूरी इक़दाम फौरी तौर पर वो उठाएंगे भी जो अब तक नहीं उठाए जा सके? असल बात यह है कि एक लूट मार माफिया है जो इक़्तिदार पर काबिज हो गई है और जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने ज़्यादा फैले हुए हैं चारों तरफ, कहीं आटे में, कहीं चीनी में, कहीं दवाओं में, कहीं किसी और चीज़ में। इस तरह से इनके इंटरेस्ट फंसे हुए हैं। अगर मार्केटें बंद होती हैं, अगर दुकानें बंद होती हैं, अगर कारोबार बंद होता है, अगर जो है आप लॉकडाउन करते हैं तो उनके धंधे डूब जाएंगे ना, उनका कारोबार डूब जाएगा। और जो वो बड़ी लागतें करके आए हैं या जैसे भी आए हैं, जो बड़े टारगेट लेकर आए हैं, वो तो उनके पूरे नहीं होंगे। इसलिए कि आप देखें तो सही कि किस तरह से हुआ है। इनने जल्दी जल्दी अरबों खरबों के मामलात किए। वो अपोजिशन कह रही है भाई 300 अरब का आपने इतना बड़ा घपला कर लिया, उसका हिसाब तो दो। वो तो हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम एक और बनाएंगे, हम नैब को भेज देंगे, हम इंक्वायरी करवाएंगे, हम FI से करवाएंगे। जब FI हमारे खिलाफ बोलेगी तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट, जब इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ जाएगा तो हम चले जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में। प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट, प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ, हमारे खिलाफ कुछ ना कीजिए, हमें स्टे दे दीजिए और इसको रोक दीजिए मामले को। BRT पर कोई बात ना करे और इन हमारे मामलात पर कोई बात ना करे, फॉरेन फंडिंग पर कोई बात ना करे, पर इनको एक तरफ रहने दें। हम अपोजिशन से लड़ रहे हैं, हमारी उनके साथ जंग है। हमारी कोरोना, इनके कोरोना के साथ जंग है ही नहीं। कोरोना तो इनको सूट करता है, कोरोना तो इनके लिए ज़्यादा कोई आसाइश की चीज़ है, इसलिए कि ये मुंह मांगा चीज़ें लेंगे, ये लूट मार करेंगे। ये पूरी की पूरी एक माफिया गवर्नमेंट है कि जो तमाम चीज़ों को, हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहती है अपने बेनिफिट के लिए। इंसान को, बीमारी के तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है इन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत समेटी जाए
और अपने 2-4 उन्होंने बिठा दिए हैं, तर्जुमानों को लगा दिया है, मुआवरीन ख़ुसूसी को लगा दिया है, वो आकर भाषण दे देते हैं, किसी को किसी की कहानी सुना देते हैं, कोई किसी की कहानी सुना देता है और कोई किसी और को जाकर किसी में माखूज कर देता है और अपने आप पर बचे हुए हैं सारे के सारे। ओ भाई आप अपने लोगों को भगा रहे हैं बैरून मुल्क, चले जाओ भाई ऐश करो। दूसरे बंदे को जो है वो कह रहे हैं कि जनाब अच्छा ठीक है, मतलब आप ही कह रहे हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इस वबाई सूरत हाल में भी अपने फायदे तलाश करी। अच्छा मैं चाहूंगी कि मेरे पिछले सवाल का भी आप जवाब दें। हमने इससे पहले ये डिस्कस किया कि बेहतर होगा कि कुछ अरसे के लिए सियासी सरगर्मियों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज शाहिद खान अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, इन तीनों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो आपकी राय क्या है इसमें लगारी साहब? मेरा ख्याल है कि ये जो सियासी अमल है उसको किसी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये जो इनने दुकानें खोली हुई हैं इनको बंद होना चाहिए, इल्ज़ामात की, तोहमात की और इस तरह की कि जनाब सिर्फ एक सूरत हाल कि अगर कोई अपोजिशन में है तो उसके खिलाफ हम डंडे उठाकर खड़े हुए हैं और हम उनको जो है अब उनको तलाश करते फिर रहे हैं। इधर कोर्ट रिलीफ करता है किसी को कि जनाब आप ठहर जाएं, कुछ दिन गिरफ्तार ना करें, ये हमारे पास आ रहा है मामला। नहीं, उनको फिर बुला लेते हैं, फिर आपको कहते हैं यार बुला लो आप कोई और तारीख दो सुप्रीम अपना कोर्ट की, हाई कोर्ट की तारीख से पहले कोई और तारीख दे दो और इसमें बुलवा लो, फिर इनको फंसा लो। तो इस काम में लगे हुए हैं, उनको अपोजिशन से हिसाब करना है। ये कैसे करेंगे? इनको कितनी दफा कहा जा चुका है भाई ये सारी चीजें होती रहेंगी, बैठो टेबल पर बात करो। और बड़े क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही था और वो इनका पैदा करता हुआ था और इनके मफादात की वजह से पैदा हुआ था, इनके इंटरेस्ट की वजह से पैदा हुआ था। वो क्राइसिस इतना बड़ा है कि पाकिस्तान उससे ही संभल नहीं सकता। अब कोरोना का मामला आ गया है, अब ये अपने सारे मुनाफे कमाने के लिए, सारे जो ज़ाय होते मौके हैं उनको वापस लाने के लिए जितने चाहे मर जाए, इनका क्या मसला है? वो तो इसी में लगे रहेंगे, कभी भी नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे। आप मौजूदा वज़ीर आज़म और उनके साथी वो अपोजिशन के साथ बैठने पर तैयार नहीं होंगे। वो तो आपने खुद देखा था, एक हमारे दोस्त ने पूछा था कि जी आप इनके साथ बात क्यों, कहने लगे नहीं वो लोग तो कुछ देंगे नहीं। अब आपने ख़जाने भर लिए हैं, लोगों ने आपको जो है आपके घर भर दिए हैं कि जाइए जनाब तकसीम कीजिए और लोगों में, फिर आपने पूरा लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया। अब आप किस लिए फिर लोगों से मदद मांग रहे थे? वो कहाँ गए पैसे जो आप लोगों से ले रहे थे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये प्रोसीजर, ये अमल बंद नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि सियासी तोहमात, इन सियासी तोहमात की दुकानों को बंद है, ये आवाम के मफाद में बेहतर होगा। जनरल साहब, बैक टू द सेगमेंट अगेन। हमने प्राइम मिनिस्टर के बयान के हवाले से बात की, जिस तरह से आज एक बार फिर से वो आवाम से मुखातिब हुए, एक बार फिर से आवाम को मुतनब्बे किया, आगाह किया कि कौन सा वक्त हमारे लिए मजीद खतरनाक साबित होने वाला है। यही सब कुछ चलता रहेगा या वो जरूरी इक़दाम जो आवाम चाह रहे हैं कि उठाए जाएं वो भी लिए जाएंगे? देखिए बात यह है कि ये जो पेशीन गोइयां के फलां वो तो मैं समझता हूं कि बेकार हैं, उसका करने का क्या फायदा। जिस तरह बढ़ रहा है हो सकता है वो पीक जो है इसी महीने में आ जाए, आप क्या कह सकते हैं। यहाँ तो इस तरह इतनी तेजी से ये वबा फैल रही है कि उसका कोई चेक सिस्टम ऐसा नहीं है। लेकिन देखने की बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं लगी कि प्राइम मिनिस्टर करे क्या या हुकूमत इस मामले में क्या करे। अगर मैं एक कानून को, एक हदायत को, एक चीज को मानने को तैयार नहीं, मैं यकीन ही नहीं कर रहा कि ये कोरोना भी है कहीं दुनिया में, तो आप मुझे क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके कमरा दे देंगे मुझे कि आप वहां पे इधर रहें ताकि आपको कोरोना ना आ जाए, लगे आपको। सो कहने का मकसद ये है कि भाई आपके ऊपर एक मुसीबत टूटी हुई है, आप अपनी जानों का दिफा करें। आपको हदायत तो सुना दी गई है, हदायत तो सुबह शाम आपको टेलीफोन पे भी सुनाई जाती है, टेलीविजन की स्क्रीनों पे भी आप देखते हैं और बेशुमार लोग मुंह पे मास्क वगैरह पहन के भी निकलते हैं, लेकिन अंबार है लोगों का और हर बात आके हमारी रुकती है लॉकडाउन पे। अगर लॉकडाउन ही आप कर दें तो ये जिनके कारोबार तबाह होंगे वो हुकूमत से उसकी कंपनसेशन भी मांगेंगे कि जनाब आपके हुक्म पे ये हुआ था, हमें आप पैसा दें, हम तो बर्बाद हो गए। वो भी आपको देना पड़ेगा, वबा भी नहीं रुकेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो इलाज है वो यही है कि आप अपनी एहतियात करें, अपनी जो आपको बताई गई है, हदायत दी जा रही है, वो उन पे अमल करें। और देहातों में कौन जाके इम्प्लीमेंट कराएगा? जाके ये लॉकडाउन कौन इम्प्लीमेंट कराएगा? देहातों में जो फसलों पे अभी लोग काम कर रहे हैं उनसे कौन जाके इम्प्लीमेंट कराएगा? बात ये है कि आप इतना, यानी अभी 4 महीने हो गए, 5 महीने, और इसके बाद भी अगर लोगों को समझ नहीं लग रही तो फिर होगा क्या? आप कैसे करवाएंगे किसी को?
जिस जिस मुल्क में कंट्रोल हुआ है वहां की आबादी ने खुद अपने आप को पाबंद किया है, और पाबंदी में गवर्नमेंट एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। वरना दूसरे सेक्टर आपके देखें, मरीज है वो एक तादाद है, लाख है, 2 लाख हो जाएंगे, 3 हो जाए, लेकिन आबादी आपकी 21 करोड़। आपकी सब में आपकी बोटियां तोड़नी, अगर उनका रोजगार रुक जाता है, उनको क्या जवाब देंगे आप? तादाद किसकी ज्यादा है? आप अगर वो आपसे कंपनसेशन मांगनी शुरू कर दे अपने हर मसले की कि आपने हमारे साथ ये कर दिया, तो हुकूमत पैसा कहां से ला के देगी? और जो भूखे मरेंगे वो नाम तान नहीं करेंगे। बात यह है कि जिंदगी ने नॉर्मल तरीके से चलना है। आपने तालीम भी हासिल करनी है, लेकिन उसके लिए एक मॉडिफाइड तरीका आप रखेंगे। आपने दफातर चलाने, ये नहीं हो सकता कि वो बंद कर दिए जाए, उसमें भी जाके आपको कोई ना कोई ये हदायत और जो आपने मतलब आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने अब तक तमाम जरूरी इक़दाम उठा लिए, अवाम की कोऑपरेशन भी अब बनती है, राइट जनरल साहब? भाई सारा कुछ ट्राई तो कर बैठे हैं आप। पिछले 4-6 महीनों में, 4-5 महीनों में क्या होता रहा? सारा जो करना चाहते थे वो बारी बारी होता गया है। सही है। अब चीज ये है कि हमने भी तो कुछ करना है ना। सही। अगर आप देखें इनको बुजरा और ये दूसरे लोग अगर ये भी बेहतियाती करते हैं तो फिर इन्हीं को पकड़ दकड़ होनी चाहिए। ठीक है। असल चीज ये है कि अब आपको अपनी जान की खुद फिक्र होनी चाहिए, आपको अपने कुनबे की खुद फिक्र होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि अवाम पर भी जिम्मेदारी लागू होती है। कामरान, ठीक है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है कि आप ना सिर्फ अपनी हिफाजत करें बल्कि दूसरों के लिए मुसीबत ना बने। अच्छा, जनरल साहब कह रहे हैं कि अब तक तमाम जरूरी इक़दाम हुकूमत इन 4 महीने में उठा चुकी, वाकई कर चुके सब कुछ, या अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, या खतरे की घंटियां बजाते रहेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट? देखिए, जनरल साहब का ये एक नुक्ता नजर है और बहुत से लोगों का भी और हुकूमत का भी ये नुक्ता नजर है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दूं, कोई गवर्नमेंट क्या कर सकती थी और गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया। तो हम डिबेट जहां पे करते हैं कि लॉकडाउन की इफेक्टिवनेस के हवाले से, कि लॉकडाउन की वजह से फायदा होता है या नहीं होता, तो प्रोग्राम में आने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि आदादो-शुमार झूठ नहीं बोलते। 8 मई को अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि वो लॉकडाउन में नरमी करेंगे, और 8 मई को अगर आप कोरोना वायरस के केसेस की तादाद पाकिस्तान में देखें वो थी 25,000। ठीक है, और जब आपने लॉकडाउन में नरमी की, बल्कि लॉकडाउन खोल दिया ईद से पहले, और आपने देखा कि बाजारों में किस तरीके से रश था। 8 मई और 8 जून है आज, तो 8 मई और 8 जून के दरमियान केसेस जो बढ़े पाकिस्तान में वो हैं 80,000। मतलब पहले 2 महीने, 2.5 महीनों में, पूरे 2.5 महीनों में पाकिस्तान में केसेस बढ़े 25,000। और ये वो टाइम था, आपको पता है कि मार्च के आखिर में एक लॉकडाउन पाकिस्तान ने इंपोज किया। इसका मतलब ये है कि अगर इतने बड़े अरसे में 25,000 केस रिपोर्ट हुए तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं इफेक्टिव था। और जब आपने लॉकडाउन में नरमी की तो किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। अब सवाल यह है कि क्या लंबे अरसे तक आप लॉकडाउन कर सकते हैं? पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बहुत से लोग यकीनन ठीक समझते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनका क्या किया जाए। अब मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी हुई है और लग ये रहा है कि ये बहुत ज्यादा केसेस, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में हम पीक पे जाएंगे। अब ये जो हमने बदएहतियाती की, लॉकडाउन पहले खोल दिया, अब हो सकता है कि जो पहले लॉकडाउन अगर हम लगाए रखते तो हमारे पीक पे जाते तो केसेस शायद 1.5 लाख होते, अब हो सकता है कि हम 3 लाख 4 लाख तक पहुंच जाएं। और उसका नतीजा क्या होगा कि अब 3 या 4 लाख केसेस होंगे तो आपको उसी हवाले से जो आपके नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो आपको पैसा है, वो लगाना पड़ेगा। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि 1000 बेड का हम नया हॉस्पिटल बना रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की सहूलत मुयस्सर होगी। मेरा सवाल यह है कि अगर आप इफेक्टिव लॉकडाउन करते और केसेस आपके 1.5 लाख रहते और जो 2.5 लाख अब आप पैसा लगाएंगे उनके ऊपर, वो जो पैसा आपको बचता तो वो पैसा आप टारगेटेड सब्सिडी देते उन डेली वेज वर्कर्स को, वो कारोबार जो मुतासिर होते उनको देते। अब हुआ क्या है, मतलब मेरा जो वर्स्ट फियर है कि आप ना इकोनॉमी बचा पाएंगे और ना कोरोना वायरस की वजह से लोगों को बचा पाएंगे। मतलब दोनों सूरतों में आपको नुकसान हो रहा है और उसकी वजह यह है कि इनडिसाइसिवनेस। और तीसरी और आखिरी बात ये कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जाहिर है कि गवर्नमेंट इस पे एडमिट नहीं करती कि ये अनरिटन, आप कह लें कि एक इनफॉर्मल डिसीजन शायद गवर्नमेंट ने खुद लिया है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना है, और शायद उस वजह से इन्होंने कहा जी कारोबार खोलने दें, जितने लोग मुतासिर होते हैं 2-3 महीनों में होने दें, और अगर ये पॉलिसी है तो ये बड़ी खतरनाक पॉलिसी है।
सिद्दीकी साहब, जरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जी हाँ, मैं ये देखिए, कामरान ने जो बात की है वो ठीक है, लेकिन अब किस्सा ये नहीं है। जो पुरानी कारकर्दगी हम तो उसको बहुत दफा क्रिटिसाइज कर चुके हैं। मैंने तो सैकड़ों दफा कहा कि जो पहला लॉकडाउन था वो 3 हफ्ते का कर्फ्यू होता तो बहुत बेहतर था, लेकिन सवाल ये नहीं था। सवाल आज ये है कि क्या खतरे की घंटी बजती रहेगी या आगे कुछ करना है और तरीका का। अब आगे वाला हम बात कर रहे हैं, जो कामरान फिक्र दे रहे हैं, ये तो हम कर बैठे हैं गलती पीछे, उसका रोना नहीं है। वो तो हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जनाब ये लॉकडाउन, और मैं खास तौर पे कहता हूं कि जो ईद पे खुला, वो असल सारा जो आज मसला आप देख रहे हैं वो ईद के ऊपर दुनिया भरमार सड़कों पे निकली है और किसी मार्केट में किसी ने कोई नहीं पहना हुआ था, ना मास्क पहना हुआ था, ना कोई डिस्टेंस रखा हुआ था। अगर 3 दिन 4 दिन आप ईद के ना खोलते, बंद रखते, तो शायद ये दवाई ना बचती, लेकिन वो चीज हो गई। अब किस्सा और है, हम ये बात कर रहे हैं कि क्या आप वार्निंग देते रहेंगे या और कुछ करेंगे। अब और कुछ करने का जो है वो बात करें कि उसका क्या है, वो मैं भी बात कर रहा हूं कि अब आप उन पोजीशनों से, उन मसलों से निकल चुके हैं। अब अगर आप ये करेंगे कि मजीद लॉकडाउन ये वगैरह, तो लोग आपकी सुनेंगे नहीं। ये लोग आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग उस बात में चैलेंज करते हैं कि जनाब किधर है, हमने तो नहीं देखा, हमारी दुकान खुलनी चाहिए, किधर है कोरोना, हमने तो नहीं देखा। तो ये आप उन लोगों को ये समझाएं कि भाई आप एहतियात तो कर लेना, देखा ये नहीं देखा, अब मुंह पे तो मास्क पहन सकते हैं ना। ये इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि बाहर सड़कों पे पकड़ दकड़, डंडा सदा, ये वो कुछ करे ताकि किसी को कुछ एहसास तो पैदा हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डंडा उठाने की, डंडा चलाने की नौबत आ गई है, प्यार से मानने वाली नहीं है आवाम। नसीम सिद्दीकी साहब, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या है हमारे पास अगली चीज, या सिर्फ ये खतरे की घंटियां ही बजती रहेंगी हमारे लिए? ज़रियाब, ये मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, हमारे एनालिस्ट भी जो है उनमें भी, कि ये कोई इमरान खान की लाई हुई बीमारी नहीं है, ये कोई पीटीआई गवर्नमेंट की लाई हुई बीमारी नहीं है। ये दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है, और दुनिया का कोई आइडिया मुल्क बता दें मुझे जहाँ पे ये बीमारी गई हो और वहाँ ना फैली हो या उन्होंने कोई इक़दामात ना किए हो, किसी को समझ नहीं आ रही। हर गवर्नमेंट चाह रही है, हर सरबराह मुमलिकत, हर अपोजिशन वाले चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। और ये बीमारी कोई एक शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता कि कोई वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोल कर लेगा या वज़ीर आला कंट्रोल कर लेगा। हमने एक जो है वो अपनी कौम को एजुकेट करना है कि ये इतनी बुरी बीमारी फैल गई है कि ये दुनिया को बदल के रख देगी। दुनिया बदल गई। आप देखें कि जहाज़ नहीं उड़ रहे, ट्रेनें नहीं उड़ रही, बड़े बड़े कारोबार तबाह हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं। हमें यहाँ बैठ के इमरान खान की मुखालफत या पीटीआई के पीछे पड़ जाना कि जी उनके कार्टल्स काम कर रहे हैं, सिंध में तो जैसे दूध ये शहद की नहरें बह रही हैं। हमें इस वक्त बैठ के आवाम को ये समझाना है कि अपना पार्ट प्ले करे। इमरान खान अगर आके घंटी बजाता है, कम से कम वो बताता है, हुकूमत आके बताती है, अपोजिशन वाले बताते हैं, मुराद अली शाह आके हाथ जोड़ते हैं आवाम के साथ। ये वबा से हम तभी लड़ सकते हैं जब पूरी कौम मिल के इसके साथ लड़ेगी। अगर ईद पे भी खोल दिया था लॉकडाउन, तो किसके भले के लिए खोला था कि 4 लोग कारोबार कर लें, चलें आप लोग जाके अपने कोई सूट ले आएँ। लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा था कि आपने मास्क पहन के नहीं जाना, ये तो कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, ये तो किसी ने भी नहीं कहा, ये तो आवाम का एक अपना रवैया है। तो मैं तो यहाँ पर बैठ के सबसे ज़्यादा आवाम के रवैये को क्रिटिसाइज़ करूँगा कि क्या उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। रोज़ाना टीवी के ऊपर आप CNN लगा लें, आप फॉक्स न्यूज़ लगा लें, आप BBC लगा लें, क्या आपको देखने को नहीं नज़र आ रहा है कि कितने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कितने लोगों की दुनिया में अमवात हो रही हैं। तो ये हम सबको मिलके इससे लड़ना होगा। ये हुकूमत बार बार आके बताती है। इमरान खान साहब की तकरीर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या नई चीज़ उसमें आके बताएं। यही बताना है ना कि कोरोना से अमवात हो रही हैं, कोरोना बड़ी बुरी तरह फैल रहा है। आप लोग जो है वो एहतियात करें, लेकिन क्योंकि हमारी सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं तो वो हम बयान को जो है वो किसी और रंग या रूप देना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि ये हमें खुद अपनी फैमिलीज़ को बचाना है, अपने घर वालों को हमने खुद बचाना है, हमें SOPs पे अमल करना है। ये लॉकडाउन ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता। जो शुरू में लॉकडाउन लगाया गया था उसका मकसद एक ये भी था कि उस वक्त पता नहीं था कि ये कितनी तेज़ी से फैलेगा, और आपके पास ना मास्क थे, ना आपके पास वेंटिलेटर्स थे, ना दूसरी चीज़ें PPEs थी। तो ये अब आपकी अरेंजमेंट हो गई है। हुकूमत ने इन 4 महीनों में अपने ताई बहुत सारे इक़दाम उठाए, लेकिन आवाम की कोऑपरेशन, आवाम का ताउन भी दरकार है। मुझे अगर 10 सेकंड दे, 10 ज़रिया मुझे अगर 10 सेकंड दें, मेरे 10 सेकंड कामरान आप ले लें वेरी क्विकली, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। वेरी क्विकली, इन्होंने अच्छी बात की कि वो ये जो बात कर रहे हैं कि जी कोरोना इमरान खान साहब लेकर के नहीं आए,
और कोई और ऐसा मुल्क बता दें जिसने इफेक्टिवली ये काम किया हो। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब जो ब्राजील की एग्जांपल देते हैं, हमेशा वो गलत एग्जांपल्स देते हैं। उन्होंने वो जो काम हम कर रहे हैं, उन्होंने वही काम किया जो अच्छी एग्जांपल्स हैं। न्यूजीलैंड बेशक छोटा मुल्क है, आबादी कम है, आज देखिए उन्होंने पूरा लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया, कोई केस वहां पे रिपोर्ट नहीं हुआ। श्रीलंका एशिया में, श्रीलंका एशिया में है, वहां पर आप केसेस की तादाद देखें। आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत में देखें, जो उत्तर प्रदेश उनकी रियासत है, पाकिस्तान जितनी उसकी आबादी है, वहां पर केसेस देखें 30-40% कम है, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव लॉकडाउन था। और उन्हीं की जो महाराष्ट्र रियासत है, वहां पे लॉकडाउन की लोगों ने वायलेशन की, वहां पर उनका वो एपी सेंटर है। तो ये मत कहें कि हमारे पास मॉडल मौजूद हैं जो सक्सेसफुल मॉडल थे। फर्क ये है कि जो लीडरशिप होती है वो डिसाइसिव फैसले करती है। तो जहां पर हुकूमत से कोताहियां हुई, जब डिसाइसिव फैसले करने थे, वो नहीं करना पड़ेगा हुकूमत को कि कहां पे उसने कोताहियां की, ताकि और सीखना होगा कि 4 माह में जो नहीं किया वो आने वाले माह में, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में कर दे। ये बहस थमने वाली नहीं है, इस पर हम मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद इस सेगमेंट में भी हम कोरोना वायरस के हवाले से ये बात करेंगे, लेकिन नज़रिया हम लेंगे उन डॉक्टर्स का जो कि किस तरह से इस वायरस से नबर्दाज़मा हैं और किस तरह से इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 के खिलाफ बरसरे पैकार फ्रंट लाइन पर मौजूद हमारा तिब्बी अमला पूरी तरह इस वायरस से मुतासिर हो रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले की बड़ी तादाद इस वायरस का शिकार हो चुकी है। मोहलिक मर्ज से अब तक कम अज कम 32 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि कई की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। तो पाकिस्तान में 2200 डॉक्टर्स और तिब्बी रज़ाकार भी कोरोना वायरस का शिकार हैं। कहीं सेहत का निज़ाम मफलूज होने का खतरा तो पैदा नहीं हो रहा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लगारी साहब, हर गुजरते दिन के साथ कोई भी कम्युनिटी, कोई भी डिपार्टमेंट इससे महफूज नहीं है, हर बंदा इससे मुतासिर होता चला जा रहा है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस और दीगर रज़ाकार। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो हमारा निज़ाम सेहत है ये मफलूज होने का खतरा है? देखिए, खतरात बहुत से हैं। तिब्बी अमला जिस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से जांफशानी से काम कर रहा है, अपनी जान को ख़तरे में डालकर, मैंने कई हस्पतालों में जाकर देखा है और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेज हैं, जो वार्ड बॉयज़ हैं, जो मेल नर्स हैं, जो वहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में लोग हैं, वो जो एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, वो जितने भी लोग हैं जहाँ पर भी हैं, वो बड़ी एक अजीब किस्म की सूरत हाल में काम कर रहे हैं। मैंने ऐसी जगहों पर जहाँ बिल्कुल जो है वो माहौल ही ऐसा था कि लोगों को हर सूरत में क्वारंटाइन होना चाहिए था, वहाँ पर भी इतने सेफ जो गार्ड्स थे वो इतने सेफ नहीं थे और उनके भी सिर्फ मास्क लगे हुए थे, हाथों पर उनके ग्लव्स नहीं थे और उनके चेहरे ढके हुए नहीं थे, उनके बॉडी पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ये सूरत हाल मौजूद है और डॉक्टर जिस तरह से डॉक्टरों की जानें जा रही हैं, जिस तरह से वो इस मोहलिक वायरस का शिकार हो रहे हैं, वो हमारे लिए लाजमन यकीनन जो है वो ख़तरे की घंटी है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है कि हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारियां जिसकी तरफ दोस्त वो निशानदेही कर रहे हैं, तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो चीज़ों को मैनेज करे। चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही है, सिर्फ इतला देना काफ़ी नहीं होता है। अगर आपने कोई चीज़ सेक्टर खोल रहा है कि जहाँ पर मजदूर ने जाना है तो मजदूर ही जाए ना, जहाँ पर किसी काम को, जहाँ टेक्नीशियन ने जाना है वो टेक्नीशियन जाए, जहाँ पर प्लम्बर ने जाना है प्लम्बर जाए, जहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ने जाना है इलेक्ट्रीशियन जाए, जहाँ पर फिटर ने जाना फिटर जाए, जहाँ मिस्त्री ने जाना मिस्त्री जाए, जहाँ मजदूर ने जाना मजदूर जाए। ये क्या बात हुई कि अम्बों की सूरत में लोग जा रहे हैं और आपका एसओपी उन लोगों को मना नहीं कर पा रहा है? आपके एसओपी में ऐसी ताकत नहीं है। आपकी अगर रियासत की इन्फोर्समेंट की सलाहियत नहीं है तो फिर वो रियासत नहीं है भाई। अगर उसके इदारे किसी चीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं तो वह खामखा की बात है ना। इनका यह है कि सब कुछ चले और जिनके जितने प्रॉफिट्स होते हैं वो होते रहें।
अगर मतलब वक्त आ गया कि रियासत अपनी रिट को कायम करवाए और जहां पर इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। और बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों से जुड़ा है हमारा सेहत का निज़ाम और यकीनी तौर पर वहाँ पर भी खतरात और खदशात पैदा होना शुरू हो गए हैं। सिद्रा, आपकी तरफ आऊँगी स्टेटमेंट के साथ कि सेक्रेटरी पीएमए पंजाब डॉक्टर कामरान साहब का एक बयान था। उन्होंने कहा कि हमने असर के वक्त रोज़ा तोड़ दिया, ईद मनाने का बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो चुका है। अब मेरा सवाल कि सेहत का निज़ाम मफलूज होने का खतरा है? सही, आप सबसे पहले तो देखें जो बात अभी लगाई साहब कर रहे थे, नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन ये एक ओवर सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट हम हमेशा देते हैं मौजूदा हुकूमत को डिफेंड करते हुए कि इनकी देखें नीयत तो अच्छी है, सिस्टम्स इनके पास नहीं है, इंतजामिया इनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नीयत अच्छी है। सिद्दीकी साहब ने जो बात की अभी, मुझे लगता है वो हम ओवर सिंप्लीफाइड, बेशक इमरान खान साहब खुद इस बीमारी को लेके नहीं आए और दुनिया के बेहतरीन ममालिक इसके सामने मफलूज नजर आते हैं, लेकिन ये वो सिस्टम्स थे जो वो जो आपकी एक सिनेरियो था उसको डील करने का उनके पास कोई तरीका है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में सकत नहीं है, लेकिन अगर आप अमेरिका की तरफ देखते हैं 25 मिलियन लोग अगर बेरोजगार हुए हैं तो उनके पास एक सिस्टम, एक तरीका मौजूद था कि उनको भी कहा गया कि वो कैसे आए, बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करें और उनको एक रिलीफ दी गई। आपके सवाल की तरफ आते हुए 18वीं तरमीम आपने की 2008 में, आज हम ये सवाल पूछने पे 12 साल गुजर गए हैं। आपने सेहत का सारा निज़ाम प्रोविंशियल सिस्टम पे लेके गए। ये सिर्फ एक इमरान खान साहब की बात नहीं है, वो तमाम लोग जो जमहूरी अमल के हामिल थे और कहते थे कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद सिस्टम्स बेहतर हो जाएंगे, उन सबके लिए सवालिया निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 12 साल से आपके सामने है कि सूबा सिंध के सारे इंतजामात को संभाल रही है, इनका सिस्टम किधर है? हम चीजें देखते हैं, आप इसको बरतरफ नहीं कर सकते हुकूमतों को, चाहे वो वफाकी हो या प्रोविंशियल हुकूमत हो। इसका ये मतलब भी नहीं था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद उनकी रिट को, उनकी चीजों को चैलेंज ना किया जाए, देखभाला ना जाए। आपके सामने है, विफाक ने इस तरफ नजर नहीं डाली। आप पोलियो जैसे मर्ज को खत्म नहीं कर सके, हेपेटाइटिस की आप मुहिम चलाते हैं, आप उसको खत्म कर देते हैं। HIV की आपने आखिरी दफा मुहिम 90 की दिहाई में चलाई थी, आज उसका नंबर भी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन के आपके सामने आया है। ये पैंडेमिक तो आपको एक दफा फिर मुतवज्जो कर रहा है कि सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, आगही की हम बात करते हैं। हम कहते हैं जी वजीर आज़म साहब क्या करें, ये तो माशरा ही ऐसा है, जहालत हमारे पर हावी हुई भी है, हमारी अपनी हमें हम सुनने को तैयार नहीं है जब तक हमें डंडे के जोर पर मनवाई ना जाए। इसका भी जिम्मेदार कौन है? पिछले 12 सालों में हमने किया क्या है लोगों के लिए? आपके पास ये सिस्टम तक नहीं है। हम जो ये बात कर रहे हैं कि जी अभी पूरा का पूरा आपने 2 महीने सिर्फ लॉकडाउन, नो लॉकडाउन की हम बहस क्यों करते हैं? जितना अरसा आपने लॉकडाउन लगाया, ये सवाल बिल्कुल बनता है कि क्या SOPs बनाए गए और उन SOPs को लागू करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम था, किसकी रिट थी? आप टाइगर फोर्स की बात करें, टाइगर फोर्स के अंदर लोगों को अब कोरोना की तशखीस होती चली जा रही है। तो हमारे पास सिस्टम्स का फुकदान है जिसमें एक हुकूमत नहीं, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है, तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको नहीं देखा। लेकिन अब रिट ऑफ द गवर्नमेंट को, रियासत को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी। ठीक है कामरान, इस वायरस ने हमें बता दिया कि सेहत के निज़ाम को लेकर हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि खतरा इस सिस्टम के मफलूज होने का पैदा होता चला जा रहा है? मेरे ख्याल में इससे पहले ही जो हमारा सिस्टम है वो खतरे में है। और मैं आपको समझाने के लिए कि डॉक्टर्स और उनके खानदान और फैमिलीज किस तरह का स्ट्रेस और किस तरह के तनाव में शिकार है, मैं अपना पर्सनल आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पे। कि कुछ हफ्ता पहले हमारी फैमिली में ही एक यंग फीमेल डॉक्टर, उसकी पहली सरकारी नौकरी हुई और चंद हफ्ते जब वो हॉस्पिटल उसने जाना शुरू किया, सारे घर वाले बहुत खुश थे। और देखते ही जो पता चला कि जो उनकी कोलीग्स हैं जो यंग डॉक्टर की, उसके साथ साथ जब उनमें कोरोना वायरस होना शुरू हुआ, उसके साथ फिर जो बाकी मेडिकल स्टाफ है, क्योंकि वजह ये थी कि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। और नतीजा क्या हुआ कि उस यंग फीमेल डॉक्टर के जो वालिदैन हैं, उन्होंने उस पर दबाव डाला कि हमें तुम्हारी कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज है। यंग वो डॉक्टर थी और उसको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। मतलब एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ना कि निजाम मफलूज हो रहा है, तो आप दूसरी तरफ देखें जिस तरह हमें अपने सारों को प्यारे हैं, इस तरह जो डॉक्टर है, जो नर्सेज हैं, जो स्टाफ है, वो भी तो किसी के खानदान का हिस्सा है ना, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है। जो आपने सिस्टम के मफलूज होने की बात की कि हम पहले ये खदशा था कि ये तो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनका सिस्टम बैठ गया है। अब आदादो शुमार अगर आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 67,000 हैं तकरीबन आज सुबह की डेट तक, और उसमें से 5,253 मरीज ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान में, AJK में, गिलगित बल्तिस्तान में वो हॉस्पिटल्स में हैं। तो आप अंदाजा करें कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में
5,000 के करीब जो मरीज हैं उनको केटर कर सके। ऑलरेडी हमारा सिस्टम जवाब दे रहा है, और जब ये सिस्टम पीक पे जाएगा तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हालात क्या होंगे। इसी वजह से लोग ये बात करते थे कि यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपने कारोबार चलाना है, बल्कि वो जो फ्रंट लाइन पे ये जो हीरो हैं हमारे, उनकी जिंदगियों का, उनके खानदान का भी ख्याल रखना है। इसलिए इमरान खान पे तनकीद होती है। मेरे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है, मैं आगे बढ़ूंगी। सिद्दीकी साहब, आप ये देखें कि ये कोलैप्स हो चुका है सिस्टम। तो इस वक्त आप अब बड़े शहरों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में अब जगह मौजूद नहीं है। उसके अलावा आप देखें कि अगर आप रूरल एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई भी इस वक्त फैसिलिटीज़ नहीं। यहाँ पे मैं हुकूमत की एक जो नाकामी है वो सामने लाना चाहूँगा। ये जो उन्होंने अरबों रुपए एकदम से बांटने शुरू कर दिए एहसास प्रोग्राम में या दूसरे राशन वाले प्रोग्राम में, अगर उससे ये लोग ये इक्विपमेंट्स ले लेते और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो है वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते, ये जो 3 महीने गुजरे हैं तो उससे हालात हमारे बड़े बेहतर गुजर जाते। दूसरी बात यह कि सिद्रा ने बहुत अच्छी बात की तरफ निशानदेही की है कि ये जो 18वीं तरमीम होती रही है उसमें 12 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है पंजाब में और 12 साल ही पीपल्स पार्टी की सिंध में। ये दोनों पाकिस्तान के बड़े सूबे हैं। इन्होंने क्या स्ट्रक्चर बनाया, आप देखें कि जो पैसा ये मेट्रोस पे खर्च करते रहे, या 200 अरब 400 अरब रुपये ऑरेंज ट्रेन पे, या इवन आप देखें कि जो पेशावर में इन्होंने BRT के ऊपर खर्च कर दिए, इन्हीं से अगर अच्छे अस्पताल बनाए गए होते, अच्छी तिब्बी सहूलतियात फराहम की होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो आइंदा आने वाले बजट में भी इनको चाहिए कि तालीम के लिए और सेहत के लिए ज्यादा बजट रखें, क्योंकि आज हमें तालीम ना होने की वजह से लोग चीज को समझ नहीं पा रहे और सेहत की फैसिलिटीज नहीं है, बल्कि ये कोलैप्स हो चुकी है। मैं तो कहूँगा जनरल साहब वेरी क्विकली। देखिए, जो कुछ सिद्रा ने कहा, मैं उससे अलावा सिद्रा ने बिल्कुल दुरुस्त बात की। असल चीज ये है कि हर शख्स को, हर सूबे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन का भी उन्हीं का काम है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं के हाथ में, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर्स और अमला जो है वो बीमार हो रहा है और बहुत सारे ज्यादा कई बेचारे की बात भी हुई है। क्योंकि हम हर चीज का लॉकडाउन भी आके कहते हैं कि वही इलाज था, तो डॉक्टर्स को भी क्या यही मशवरा दे कि वो भी लॉकडाउन कर दें अस्पतालों में, कि छोड़ के चले जाएं जी लॉकडाउन हो गया। उनको भी तो आप एहतियाती तदाबीर का ही मशवरा देंगे ना, कि आपने मरीजों को डील करना है, इलाज करना है, तो आप अपने लिए अपनी एहतियाती तदाबीर, इक्विपमेंट, जैसे अभी कामरान कह रहे थे नहीं है किसी के पास तो उसको इक्विपमेंट दिया जाए। सो ये असल दुख यही है, असल चीज यही है कि आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है और इक्विपमेंट देना डॉक्टर्स के लिए उन अस्पतालों का काम है जो रोजाना का मरीज से 1 लाख रुपया चार्ज करें एक दिन का। हर अस्पताल प्राइवेट जो 1 लाख रुपया दिन का मांग, तो अगर वो अपने लोगों को इक्विपमेंट नहीं दे सकता, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर पंचुअल गवर्नमेंट जाके उनको इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो वो डॉक्टर जो आप कह रहे हैं कि खतरे में है हमारा मेडिकल का, शहीद हुआ, जो डॉक्टर शहीद हुआ उसकी कातिल वो लोग हैं जो लाख रुपया रोज लेते हैं, या हुकूमत उस सूबे की जो उसको इक्विपमेंट नहीं देती। ठीक है, तो तमाम निजी अस्पताल जो हैं वो जो 1-1 लाख रुपए के एक मरीज का ले रहे हैं, उन पर सारी आयद होती है कि वो अपने अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे किट्स और इक्विपमेंट्स की सूरत में। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।